एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नहीं करा हुआ है, और कर रखा है तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का फैन फिक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ। पहली बार, मैं जानती हूँ कि मेरे अधिकतर जो व्यूअर्स हैं वो वांगशन पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सी क्यूट से ऐसे भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स थे जो मुझसे शांगवान की रिक्वेस्ट कर रहे थे, और उन्हीं के कहने पे मैंने शांगवान स्टोरी स्टार्ट की थी। लेकिन मुझे व्यूज़ जो मिल रहे हैं ना, मैं उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। जेन्युइनली कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम मिलेंगे, बट कोई नहीं, मुझे पता है कि ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। मतलब ये मुश्किल से 8-10 पार्ट की ही स्टोरी है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मुझे इतने कम व्यूज़ मिले हैं। दूसरी चीज़, मेरे प्यारी सी क्यूट सी टीम, आप बिल्कुल भी इसे सैड स्टोरी मत मानिएगा। जो सैडनेस थी वो अब ख़त्म हो चुके, अब बस हैप्पीनेस रहेगी। विंग और वांगजी के बीच में सिर्फ प्यार रहेगा। सैडनेस इस स्टोरी में वांगजी के पास से थी। मेरी स्टोरी ऐसी ही थी, यानी जो वांगजी की लाइफ में डार्कनेस थी, जो उसके पास में पेन था, उसे उसके इस डार्कनेस से सनशाइन बनके, या ये बोलो रोशनी बनकर बाहर लाने वाला हमारे वी वुशान होंगे। यही मेरी स्टोरी थी। तो थोड़ा सैड पार्ट तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में था, लेकिन अब कोई सैड पार्ट नहीं होगा। तो मेरी प्यारी सी टीम, प्लीज़ डिसहार्टेड मत होना। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने इस प्यारी सी टीम के लिए स्पेशली अंजलि तुम्हारे लिए बोला था, तुम कहते हो ना बहुत सैडनेस है, तो बस सैडनेस खत्म, अब बस प्यार प्यार होगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से मैडम यू ने वांगजी को वहाँ मतलब जियांग क्लैन में रहने से मना कर दिया था, और पहली बार विंग वांगजी के लिए स्टैंड लेते हुए मैडम यू के अगेंस्ट जाता है, जिसके कारण मैडम यू काफ़ी शॉक हो जाती है। अब आगे इस खाली बड़े से हॉल में खड़ी हुई मैडम यू बार बार एक बात सोच रही हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। हाँ, कैसे आज पहली बार वी वुशान उनके अगेंस्ट चला गया। वो वी वुशान जो उनके बिल्कुल इशारों पे चलता था, वो वी वुशान जिसे उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग दे के अपना बिल्कुल गुलाम बना रखा था, वो वी वुशान जो मैडम यू के सामने बिल्कुल कठपुतली की तरह नाचता था, वो वी वुशान आज कैसे मैडम यू के अगेंस्ट चला गया। क्या सचमुच में मैडम यू जो देख रही हैं वो हो सच है? क्या सचमुच में जो मैडम यू सोच रही हैं क्या वो सच हो जाएगा? मैडम यू वी वुशान से दिल से नफरत करती हैं। कारण है वी वुशान की मदर चांसा सरन को एक टाइम पे जैन फेमिया पसंद करते थे। जैन फेमिया का पहला प्यार है चांसा सरन, जिसके कारण मैं यू चांसा सरन से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। जब उनकी लाइफ में वो 5 साल का छोटा सा वी वुशान आया था, तब मैडम यू को 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा था जैसे वापस दोबारा से चांसा सरन उनकी लाइफ में आ गई। वो वी वुशान जो शायद किसी के लिए खतरा नहीं था, किसी के लिए कोई उसके मन में नफरत या किसी के लिए एक तरह से डर नहीं था। उस वी वुशान की आंखों में पहली बार डर मैडम यू ही लाई थी, जब उसे इतनी हार्ड पनिशमेंट दी थी कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। उस दिन के बाद से तो जैन फैमिली ने कभी मैडम यू से बात नहीं की। उस दिन मैडम यू को लगा था कि उनकी ज़िंदगी से वी वुशान हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छा हुआ जब हीलन ने जैन फैमिया को बताया कि आज शायद वी वुशान जिंदा है, तो अपनी गोल्डन कोर की वजह से वी वुशान के पास एक स्पेशल गोल्डन कोर है। वी वुशान की गोल्डन कोर एक इस टाइप की गोल्डन कोर है जिसमें दोनों तरह की कल्टीवेशन स्किल हो सकती हैं। यानी वो एक ऐसी गोल्डन कोर है जो इन आयरन जैसी डार्क कल्टीवेशन का भी कारण एक तरह से नेगेटिविटी झेल सकती है। उसकी गोल्डन कोर दोनों कल्टीवेशन कर सकती है, डार्क कल्टीवेशन और नॉर्मल कल्टीवेशन भी। और इसी के कारण मैडम यू को उस दिन अपना सपना जैसे पूरा होता हुआ दिखा। कभी जैन फेमिया से तो उन्हें वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करना चाहती थी। वैंस ने जैसे ही इन आयरन की पावर से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया, मैडम यू को एक तरीके से उनका सपना सच होने का एहसास हुआ। बचपन से विंग को टॉर्चर करने वाली, हमेशा उस पर गुस्सा करने वाली, बिना बात के पनिशमेंट देने वाली मैडम यू अचानक से विंग को अपना बनाने लगी, विंग को प्यार करने लगी, विंग को ट्रेनिंग देने लगी, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन स्किल सिखाने लगी। उस समय तो जैन फेमिया मैडम यू की इंटेंशन समझ नहीं पाए, लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें दिखाई देने लगा कि किस तरीके से विंग को ट्रेनिंग करके विंग को ये कल्टीवेशन डार्क कल्टीवेशन सिखाने ना जब मैडम यू ने शुरू किया,
तो उसके पीछे मैडम यू का असली इंटेंशन क्या था। तब से मैडम यू विंग को सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड से छुपा के डार्क कल्टीवेशन सिखा रही हैं, ये सोच के कि वो विंग के थ्रू सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे राज करेंगी। विंग के मालिक को वो अब उतनी नफरत या गुस्सा तो करके नहीं दिखाती, लेकिन अंदर से वो विंग को अभी भी नफरत करती है। कहीं ना कहीं अब सबको यही लगता है कि मैडम यू विंग को एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाती हैं ना चाहती हैं, इसलिए इतने डिसिप्लिन में विंग को रखती हैं। इसी वजह से वो विंग के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है, पर कोई नहीं जानता कि ये एक दिखावा है। हाँ, वो ऊपर से विंग के साथ कभी कुछ गलत नहीं करती, लेकिन अंदर से वो विंग के लिए सिर्फ गलत ही सोचती हैं। आज भी वो विंग को पे गुस्सा इस वजह से नहीं थी कि या कि वो उनके इसके लिए परेशान थी या वो कहाँ चला गया, नहीं, वो गुस्सा इस वजह से थी कि विंग उन्हें बिना बताए चला गया। उनका वो गुलाम, उनकी वो कठपुतली बिना उन्हें बताए कहीं चली गई। गुस्सा उस चीज़ का था, कोई विंग के लिए केयर थी इस वजह से नहीं, जैसे जनचा या यानली कर रही थी। ये तो मैडम यू की उन सेल्फिशनेस नेचर है। जो इतनी मतलबी औरत है, हमेशा अपने मतलब से काम रखती हो, वो कैसे किसी की केयर कर सकती है, और विंग की तो बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं मैडम यू की सच्चाई अगर कोई जानता है तो वो जैन फैमिया है। यही कारण है कि जैन फैमिया कभी मैडम यू को प्यार नहीं करते, कभी मैडम को रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी भी मैडम यू से कोई संबंध ही नहीं रखते। वो मैडम यू से अलग ही रहते हैं, अलग कमरे में रहते हैं। कई बार उन्होंने मैडम यू को रोकने की कोशिश करी, लेकिन यानली, जनचा और विंग मैडम यू को जो अच्छा मानते हैं, मैडम यू को अपनी मदर जैसा मानते हैं, वो जैन फैमिया को समझाते थे, या ये कह दे जैन फैमिया का खुल के साथ नहीं देते थे, जिसके कारण जैन फैमिया ने अब वो एक तरह से स्टेप्स लेने भी बंद कर दिए। लेकिन हाँ, वो जब मौका मिलता है तो विंग को प्रोटेक्ट करना अब तक नहीं भूलते, जो और ज़्यादा मैडम यू के मन में विंग के लिए नफरत बढ़ा देती है। कहीं ना कहीं मैडम यू आज इन लोगों के जाने के बाद अब गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच रही हैं। उनका जेरियान उनके हाथ में चमक रहा है और वो दांत भींचते हुए कह रही हैं, बिल्कुल नहीं विभूषण, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम बस मेरी कठपुतली बन के रहोगे। तुम मेरी वो इन्वेस्टमेंट हो जिसे मैं बचपन से समय और अपना टाइम दे रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अपने मन में चाहे कितनी नफरत हो, ये नाटक कर रही हूँ ताकि समय आने पे मैं तुम्हें यूज़ कर सकूँ। मैं तुम्हें इस तरीके से अपनी मुट्ठी के बाहर नहीं जाने दूंगी। मैडम यू खुंदस में गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग, वांगजी, जनचा और यानली अभी विंग के कमरे में ही हैं। जब कुछ सर्वेंट और जैन फैमिया उस कमरे में खाना लेके पहुंचते हैं, जैन फैमिया उन चारों के सामने खाना रखते हुए कहते हैं कि चारों खाना खाना शुरू करें, जिस पे विंग खाने को हाथ नहीं लगाता, बस शांति से बैठा रहता है। मैडम यू की बातों का विंग पे कितना असर होता है, ये देख के जैन फैमिया के मन में बहुत शार्प पेन होता है। उन्हें दुख होता है कि ये बच्चा उस औरत की इतनी रिस्पेक्ट करता है, जो औरत इसे सिर्फ यूज़ कर रही है, इसके साथ, इसकी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेल रही है। वो फिर से विंग को बहुत प्यार से बोलते हैं, विंग, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें स्ट्रांग रहना है, और तुम्हारा स्ट्रांग बनना सिर्फ तो अब तुम्हारे या हमारे क्लैन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है जो अब तुमने उठा ली है। ये बात सच है कि क्लैन का कोई इंसान जिंदा है, ये बात कल्टीवेशन वर्ल्ड में पता चल गई तो एक बहुत बड़ी आफत बन सकती है। इसी कारण तुम्हें अब वांगजी का और ज़्यादा ध्यान रखना है, तुम्हें वांगजी का और ज़्यादा केयर करनी है। कहीं ना कहीं वांगजी का सेफ होना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात पे विंग अब अपने अंकल की तरफ देख रहे हैं। अब उनके अंकल यानी जैन फैमिया अपनी जगह से उठते हैं, विंग के कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद करते हैं और फिर उन तीनों के सामने दोबारा से आकर अपनी आवाज़ को थोड़ा स्लो करके, ताकि उनकी बात सिर्फ इन तीनों तक ही पहुँचे, कोई आसपास में सुन ना सके, बोलते हैं, आज के बाद क्लैन के नाम हमारे बीच में नहीं आएगा और वांगजी को कोई भी पूरा नाम लेकर नहीं बुलाएगा, सिर्फ वांगजी बोला करेगा। इस बात पे कहीं ना कहीं विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से सबकी तरफ देखता है। वो समझ चुका है कि ये लोगों के अंदर क्या डर है, इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाता है। अब माँ, जनचा और यानली अपने फादर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं,
पर फादर, हम कब तक ये बात छुपा सकते हैं? जब तक छुपाना सकते हैं तब तक छुपाना पड़ेगा। ये सिर्फ तुम्हारे या हमारे लिए नहीं बल्कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए भी ज़रूरी है। तुम्हें पता है क्यों डरता था वह वैन रोहन इन लैंडक्लैन वालों से? क्योंकि लैंड्स बहुत स्पेशल होते हैं। और ये बात बोलने के बाद अब जैन फैमिया बहुत प्यार से वांग जी के सर पे हाथ फिराते हैं, जिससे वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जैन फैमिया की तरफ देखने लगता है। अब एक तरीके से जैन फैमिया वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मेरे भाई जैसे थे। उस रिश्ते से मैं विंग की तरह तुम्हारा भी अंकल हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे फादर कई बार मेरे लिए लोगों से लड़े भी हैं। आज मेरा मौका है उनकी तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है वांग जी, तुम एक स्पेशल पर्सन हो। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सारे लैंस बहुत स्पेशल होते थे। तुम लोगों के पास एक स्पेशल एनर्जी होती है जो खासकर तुम्हारी एक तरह से स्थापना करने वाली या तुम्हारी क्लैन की स्थापना कर चुकी लाइनी के पास थी। तुम अपनी आंखों से सामने वालों को हिप्नोटाइज कर सकते हो। तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स होती हैं जो तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल के थ्रू तुम जनरेट कर सकते हो। शायद अब तक तुमने कभी कल्टीवेशन सीखी नहीं, कल्टीवेशन के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन अब जब तुम यहाँ रहोगे तो मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी क्लैन को स्ट्रॉन्ग करना सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी क्लैन की जो छुपी हुई कल्टीवेशन स्किल थी वो टीच करूंगा। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे कल्टीवेशन स्किल्स के बारे में नहीं पता, तुम्हारे क्लैन की नॉलेज नहीं है, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें तुम्हारे क्लैन की ज्ञान दूंगा। वो पावर जो तुम्हारे क्लैन के पास स्पेशल है वो तुम्हें सिखाऊंगा। और यही कारण है कि तुम्हें सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये बात सुनने के बाद यानली और जंचा अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं, पर फादर, क्या ये सब हम ऐसे ही कर पाएंगे? कहीं किसी को खबर हो गई तो? बिल्कुल नहीं, ये खबर कभी नहीं और किसी के भी पास नहीं जानी चाहिए। तुम तीनों के अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी। इस बात पे अब विंग थोड़ा शॉकिंगली अपने अंकल की तरफ देखते हैं। इस बात पे अब उसके अंकल यानी फैमिया विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग, मैं जानता हूँ तुम अपनी आंट यानी मैडम यू से सारी बातें शेयर करते हो, लेकिन ये चीज़ तुम्हें अपनी मदर से या ये कह दूँ तुम्हारी आंट से छुपा के रखनी चाहिए। एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ। अभी उस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उसके लिए वांग जी की गोल्डन कोर को चेक करना पड़ेगा। अगर वो बात सच हुई तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास इंडिकेशन होगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को दोबारा से पहली वाली तरह करने का। इस बात पे अब वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, पर फादर अभी हमें वांग जी के बारे में सोचना पड़ेगा। हम वांग जी को कहाँ रखेंगे? इस बात पे यही दोनों मतलब जंचा और यानली इस बात को सोच ही रहे थे। तभी विंग बीच में बोलता है, वो मेरे साथ मेरे कक्ष में रहेगा। अब अचानक से वांग जी जो आराम से सर नीचे करके थोड़ा सा सबकी बातें सुन रहा था, एकदम से अपनी नज़र उठा के विंग की तरफ देखता है। ऐसा ही हाल यानली और जंचा का भी है, वो भी घूर घूर के विंग को देख रहे हैं। लेकिन जैन फैमिया बड़े आराम से स्माइल करते हुए ठीक है बोल देते हैं, जिससे और ज़्यादा यानली और जंचा को शौक लगता है क्योंकि विंग की लाइफ में क्या होता है उसका डिसीजन अधिकतर सिर्फ मैडम यू लेती हैं। विंग के भी खुद कभी अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाता और यहाँ तो विंग के साथ किसी को रखने की बात हो रही है बिना मैडम यू को इन्वॉल्व करे, इसलिए ये सब लोग शौक है। अब मैं जैन फैमिया अपनी जगह से खड़े होते हैं और बोलते हैं, यानली और जंचा काफ़ी लेट हो गया, तुम लोग अपने अपने कक्ष में जाओ और विंग तुम और ये वांग जी अच्छे से खा के सो जाना। ये सारे बर्तन मैं सुबह किसी से उठवा दूंगा। और ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यानली और जंचा भी चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं। विंग ने अपने अंकल के बोलने के बाद भी कुछ नहीं खाया, लेकिन वांग जी ने आराम देखा कि किस तरीके से विंग थोड़ा सा पेल है, थोड़ा सा शांत है, जैसे वो किसी सोच में है। वांग जी विंग को अब पहचान चुका है। हाँ, ये उसके वही श्यानगा है, वही श्यानगा
जो बचपन में वांगजी को थोड़ा छेड़ते थे, परेशान करते थे, उसके साथ खेलते थे। वांगजी उन्हें बचपन में नापसंद करता था, या ये बोलो उनसे दूर दूर भागता था। लेकिन वो जानता था कि जैसे उसके गागा यानी शिचेनगा उसका ध्यान रखते हैं, वैसे ही ये शेनगा है जो उसका ध्यान रखेंगे। विंग विंग सबके मुंह से सुन के वांगजी को याद आ गया है कि उसकी यानी सीजे के साथ शेनगा भी आते थे। जंचा वांगजी से 3-4 साल बड़ा है, यानी जंचा इस फैन फिक्शन में विंग और यानली से काफ़ी छोटा है। तो उसे जो पुरानी यादें हैं उनमें शेनगा और यानली की यादें ही ज़्यादा हैं। इसी वांगजी अब याद करते हुए ये जो शेमलेस सा पर्सन उसके साथ घूम रहा था वो उसका शेनगा है, बचपन वाला। इसने अपने हाथ में एक थोड़े से राइस और उस पर थोड़ा सा सूप डाल के उस बॉल को लेकर विंग के सामने आ जाता है। विंग उस बॉल को देख रहा है और फिर वांगजी को देख रहा है। अब वांगजी अपने हाथों को दोबारा से आगे करता है और बोलता है, शेनगा आपने कल से कुछ नहीं खाया, आप मेरे साथ थे और आपको भी भूख लगी होगी, आप खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। ये बोलने के बाद वांगजी उस बॉल को वैसे ही वापस रख देता है। विंग ने भी देखा कि वांगजी ने कुछ खाया नहीं था। शायद वो घबरा रहा था, शायद डरा हुआ था, या शायद जो भी उसके एकदम से सुना कि उसके आने से लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो कारण हो सकता है। विंग जानता है वांगजी के नेचर को जो उसे शिचेन ने बताया है। वांगजी ज़्यादा इमोशन शो नहीं करता, लेकिन लोगों की बातों को वो ऑब्जर्व करता है। वो अपनी वजह से किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। इसी कारण शायद वो आज भी शांत है, कुछ खा नहीं रहा है। और आज भी वो शायद अगर विंग नहीं खाएगा तो कुछ खाएगा नहीं। ये सोच के विंग अब उस बॉल को उठाता है और फिर चॉपस्टिक से पहले थोड़ा सा खुद खाता है और फिर वांगजी को अपनी झूठी चॉपस्टिक से ही खाने के लिए आगे कर देता है, जिससे वांगजी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसे खाना चाहिए या नहीं, लेकिन आज वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे जल्दी से वो खा लेता है ताकि उसके शेनगा इस खाने को ख़त्म करे। अब वांगजी दूसरी बार विंग उसे खुद अपनी झूठी चॉपस्टिक्स से खिलाए उससे पहले ही अपनी बॉल में कुछ राइस और अब सूप लेके बैठ जाता है, जिस बात से विंग अब स्माइल करता हुआ खाना खाने लगता है। थोड़ी देर में जब विंग का ऑलमोस्ट खाना ख़त्म हो जाता है तो विंग उस बॉल को रखते हुए बनता है, तो अब मैं तुम्हें लैन नहीं बोल सकता, तो लिटिल लैन अब मैं तुम्हें क्या बोलूँगा। इस बात पे वांगजी अब घूर घूर के अब विंग को देखता है और बोलता है, आप मुझे लिटिल लैन नहीं बोलेंगे तो फिर भी बाकी सबकी तरह वांगजी बोलिए। अब बार बार अब मुझे लिटिल लैन क्यों बोल रहे थे? आप मुझे जानते थे ना, तो बचपन की तरह आप मेरा नाम भी जानते थे, फिर आप मुझे लिटिल लैन क्यों बोल रहे थे? वांगजी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है। इस बात पे विंग अब जोर जोर से हंसता है और बोलता है, क्योंकि तुमने तो मुझे अपना नाम बताया नहीं था, मैं तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम सुनना चाहता था जो तुम मुझे बताना ही नहीं चाह रहे थे, तो मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। अब एक बार बताओ, मैं तुम्हें सबकी तरह वांगजी तो नहीं बोलना चाहता, तो मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आजान नहीं, वो तो तुम्हें सीजे बोलती है तो वो अलग नहीं होगा। मैं तुम्हें लंजा बोलूँगा। इस बात पे विंग के मुंह से लंजा सुन के वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और घूरने लगता है। विंग को जैसे मौका मिल गया इस नाम से, जैसे पहले वो लिटिल लैन से चिढ़ता था वांगजी, शायद इस नाम से भी चिढ़ेगा। इस बात से विंग को एक सक्सेस मिलती है, उसे लगता है कि उसने सही नाम सोचा। वो कहता है, वेरी गुड, तो मैं तुम्हें लंजा बोलूँगा। नहीं, आप मुझे वांगजी बोलेंगे। क्यों बोलूँगा मैं तुम्हें वांगजी? मैंने कहा ना, मैं ताकि सबकी तरह तुम्हें वांगजी नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हें लंजा बोलूँगा। बचपन में भी तो तुम्हें लंजा बोलता था ना, मैं भूल गया था, लेकिन अब मुझे याद आ गया। इस बात पे वांगजी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता। परवीन खुशी से अब अपने सारे जो प्लेट्स हैं जब देखता है वांगजी खा चुका है तो साइड में एक टेबल पे रख के अब वांगजी के सोने के लिए अपने सोने के लिए बेड लगाते होता है। तो लंजा, तुम मेरे साथ बेड पे सोओगे या मैं अब नीचे सोऊं? वैसे बचपन में कई बार तुम मेरे और शिचानका के साथ भी सो जाते थे, तो आज भी सो सकते हो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा। इस बार बोलने के बाद वांगजी कुछ सामान यानी कुछ तकिए, कुछ ओढ़ने का सामान नीचे की तरफ बिछाने लगता है। इस बात पे विंग अब एकदम से वो कुशन और वो सारे सामान दोबारा बेड पे फेंकता है और बोलता है, तो तुम नीचे तो नहीं सो सकते? अरे इतने प्यारे से क्यूट सा मेरा लंजा नीचे सोएगा तो इसके शानदा को कैसे नींद आएगी? नहीं, तुम बेड पे सो मेरे साथ,
मैं कोई भूत थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन वांग जी इस बात पे थोड़ा गुस्सा बोलता है, नहीं, मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं करूँगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम शिचैन के साथ भी तो बेड शेयर करते थे ना। मुझे पता है, शिचैन ने बताया कि तुम और वो कभी कभी एक रूम में भी सोते थे जब तुम रात में घबरा जाते थे। तो मैं भी तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना मुझे नहीं सोना आपके साथ। वांग जी अब थोड़ा गुस्सा करते हुए, नखरे करते हुए दोबारा से कुशन और वो पिलो लेके खड़ा हो जाता है, मुंह फुला के। वांग जी के हाथ में एक कुशन और पिलो है और गुस्से में वो मुंह फुला के विंग को देख रहे हैं। वहीं विंग जब वांग जी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये गुस्सा करने वाला क्यूट सा प्यारा सा हाँ लंजा उसे बहुत प्यारा लगता है। अब वांग जी जिसके दोनों हाथ भरे हुए हैं तकिए और उस ओढ़ने वाले एक तरह से कपड़े से, वो आगे आके अपने दोनों हाथों से वांग जी के दोनों गालों को पिक कर लेता है, जैसे बच्चों को छुट करते हैं वैसे। ओले ओले ओले, इतना गुस्सा लंजा, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? बचपन में जब तुम गुस्सा करते थे ना तो तुम बिल्कुल सड़ा टमाटर बन जाते थे, तुम्हारी गाल नाक काल सब लाल हो जाते थे। अब भी बिल्कुल वैसे ही हो तुम, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाते हो और नाक कैसे फुला लेते हो ना तुम। ये बोलने के बाद विंग एकदम से गुस्सा करने वाले वांग जी के फेस पे जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे वांग जी को विंग पे बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो जल्दी से वो तकिया और वो नीचे छोड़ के विंग से अपना फेस को दूर करता है और बोलता है, अब बार बार पे मुझे टच क्यों करने लगते हैं? मुझे किसी और का फिजिकल टच बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, गुस्सा मत हो, नहीं करूँगा परेशान, पर एक शर्त पे। अगर तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह तुम्हारे गालों को बार बार पिंच ना करूँ तो जल्दी से अपना तकिया और वो बेड पे रखो, तुम मेरे साथ सोओगे, मैं तुम्हें फ्लोर पे नहीं सोने दूंगा। अब वांग जी इस बात पे बोलता है, तो ठीक है, तो आप फ्लोर पे सो जाओ, क्योंकि मैं तो आपके साथ बेड पे नहीं सोऊंगा। और ये बोले के बाद वांग जी अब अपने तकिया और चादर को लेके बेड पे पूरे फैल के लेट जाता है। इन शॉर्ट वो ऐसे लेटता है कि विंग को जगह न मिले। इस बात पे विंग अब मुंह फुला के, क्यों, ये मेरा बेड है ना, मैं यहीं सोऊंगा। इन शॉर्ट इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। ये दोनों काफ़ी देर तक, नहीं मैं आपके साथ बेड नहीं शेयर करूँगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, इस तरीके से लड़ते रहते हैं। आखिरकार थक कर हार मानकर दोनों उसी बेड पर लेट जाते हैं। और अब मतलब विंग के अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं है वांग जी से लड़ने की, इसलिए अब वो गुस्से में वांग जी को थोड़ा साइड करता है, जैसे वांग जी और बिल्कुल उसके पास लेट जाता है। जैसे वांग जी अब उठ के गुस्से में जाने लगे उससे पहले ही विंग उसे पीछे से अपने हाथ और पैर से लॉक कर देता है। जैसे वांग जी अब गुस्से में विंग को देखता है तो वांग जी कोई तरफ देखते हुए घूमता है, अब मुझ में और एनर्जी नहीं है तुमसे बहस या लड़ाई करने की, चुपचाप से सो जाओ। और हाँ, बेड से उतर के नीचे सोने के बारे में सोचना मत। अब विंग वांग जी को धमका के ऐसे ही सो जाता है। विंग की स्ट्रॉन्ग पकड़ और इतने स्ट्रॉन्ग शरीर के सामने वांग जी थोड़ी देर तो हाथ पैर चलाता है, लेकिन बाद में वो भी हार मान जाता है और उसे भी नींद आ जाती है। ये दोनों अब ऐसे ही सो जाते हैं। आज वांग जी को बहुत टाइम बाद बहुत अच्छी नींद आई। शायद वो काफ़ी सिक्योर है, शायद वो अब ऐसे लोगों को जिनसे बात करे जिनके सराउंडिंग में होते उसे घिन नहीं आती, जिनके को देखकर उसे गंदा महसूस नहीं होता। शायद ये कारण है या ये वार्मनेस है जो विंग के गले लगने से उसे मिल रही है, कोई अपनापन जो शायद उसकी लाइफ में उसे लगा था कि उसके भाई के साथ चला गया है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जो विंग के साथ रह के वांग जी को महसूस होती है, इसलिए वो भी सो जाता है। जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी सारी दुनिया को भूल के अपने शरीर को रिलैक्स फील करते हुए सो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज मैडम यू को नींद नहीं आ रही है। मैडम यू के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। वो अचानक से अपनी मैसेज जो उनके साथ हमेशा 2 सर्वेंट रहती हैं उनमें से एक सर्वेंट को नी मिंजे के पास नी क्लैन में मिलने के लिए भेज देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि कहीं ना कहीं वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। वो विंग के साथ जल्द से जल्द अब मतलब वैंस पे अटैक करना चाहती हैं। वो जल्द से जल्द वहाँ विंग का यूज़ करके वैंस को हरा के अब सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड की नई किंगडम की क्वीन बनना चाहती है। वो यही सोच के तुरंत नी मिंजे को मैसेज भेजती है। विंग जब मॉर्निंग में आँख खोलता है तो उसकी माँ गोदी में एक प्यारा सा छोटा सा लायन सो रहा है, जिसका पूरा का पूरा शरीर विंग की बॉडी पे है। वांग जी जैसे विंग एक उसका छोटा सा पिलो हो
ऐसे हक करके उसे सो रहा है। वांग जी वैसे तो स्ट्रेट पोजीशन में सोता है, लेकिन विंग रात भर इधर उधर घूमता रहा, तो बेचारे वांग जी की स्ट्रेट पोजीशन कहाँ दूर चली गई, उसे पता ही नहीं चला। अब तो वो है जो वांग जी के विंग के ऊपर सो रहा है। वहीं विंग प्यार से वांग जी को देखता है, जो भर नींद में बिल्कुल आंखें बंद करके सो रहा है। विंग जब वांग जी को देख रहे हैं तो पुराने वाले वांग जी को याद कर रहे हैं। ये और पुराने वाले वांग जी की तरह अभी भी उतना ही क्यूट, मासूम और भोला है। पर एक चीज़ है जो पुराने वाले वांग जी और इस वांग जी में मिसिंग है, और वो है उसका वो फोरहेड रिबन। विंग को अच्छे से याद है कि यहाँ लान शिचैन ने अपना फोरहेड रिबन विंग को मतलब मरने से पहले विंग को दिखाते हुए बोला था कि वो शायद मरने से पहले बस एक ही बात का दुख मना रहा है कि मरने से पहले वो अपने माथे पे उसका क्लैन का वो फोरहेड रिबन नहीं बांध पाया, लेकिन उसके ब्रदर के माथे पे वो फोरहेड रिबन वो बंधे हुए देखना चाहता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो विंग को देता है। विंग को अच्छे से वो बात याद है। वो चाहता है कि वांग जी अपने माथे पे पहले जैसे सारे लाइन्स फोरहेड रिबन बांधते थे वो फोरहेड रिबन बांधे, और उसके लिए उसे अब कुछ बड़ा करना चाहिए। वो यही सोच के वांग जी को अपने ऊपर से हटा के अपने कपड़े सही करता है। वैसे वांग जी को जल्दी उठने की आदत है, लेकिन शायद आज बहुत साल बाद या बहुत समय बाद उसकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई, उसे पहली बार एक अच्छी नींद आई है, तो शायद वो उठना नहीं चाहता या उसका शरीर अभी उठना नहीं चाहता, इसलिए वो आज लेट सो रहा है। वहीं भी अपने आप को फ्रेश करके सारा मॉर्निंग रूटीन करके वांग जी को सोते हुए छोड़ के अब बाहर जा रहा है, क्योंकि उसे याद है कि वो हर बार की तरह सुबह उठते ही उसका सबसे पहला काम मैडम यू से मिलने जाना होता है। आज भी वो अपने रूटीन के हिसाब से मैडम यू से मिलने ही जा रहा था। मैडम यू विंग को एज यूजुअल अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए देखकर, मॉर्निंग में उनसे मिलते आता देखकर मन में खुश होती है। वो इस समय बड़े आराम से अपनी टी का कप लेके एंजॉय कर रही थी जब विंग उनके पास आता है। मैडम यू अब बड़े आराम से उस टी के कप को रखती हैं और बोलती हैं, अच्छा हुआ यूशान तुम यहाँ आ गए, वरना मैं अभी तुम्हें बुलाने के लिए किसी को भेजने वाली थी। तो कैसी रही तुम्हारी नींद, पूरी हुई? हाँ मैं ठीक हूँ और काफ़ी फ्रेश हूँ। आप मुझे सुबह सुबह याद कर रही थी, जानना चाहता हूँ क्या कारण था? कारण था अब हमारे प्लान पे काम करना। तुम्हें अच्छे से पता है बहुत समय से हम इस प्लान पे काम कर रहे हैं, हर चीज़ हम सोच समझ के कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी सही समय है, हम अपना स्टेप ले सकते हैं। मैंने सुना है कि वेंस की आर्मी में बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग एक अजीब सी बीमारी से जूझ रहे हैं जो एक मतलब गुप्त रोग है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा और नीमिंजे का भी प्लान हो सकता है। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आप मैडम यू थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वॉइस में विंग से पूछती हैं। विंग मैडम यू को लैन शिचैन के बारे में एक बार बताया था, लेकिन उसने लैन शिचैन बीमार है इस टाइप की HIV प्रॉब्लम से गूंज रहा था, और वो जानबूझ के उसका इलाज ना करके लोगों के साथ और इंटीमेट हो रहा था ताकि ये बीमारी उन तक भी पहुंच जाए। ये बातें मैडम यू से छुपी हुई थी, लेकिन नी मिंजे से नहीं, क्योंकि नी मिंजे और विंग जैसे मतलब दोस्त हैं, वैसे ही नी मिंजे लैन शिचैन के भी दोस्त थे। वो शिचैन को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज मानते थे। वो तो उसे बचपन में सट बदर भी बोलते थे। कहीं ना कहीं जब शिचैन की हालत के बारे में उन्हें पता चला था तो वो तो उसी समय वेंस को मार देना चाहते थे, लैन कुरैन को मार देना चाहते थे, लेकिन विंग ने उनके गुस्से को शांत करवाया था, ये बोल के कि उनका इस तरह से एक्शन लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, स्ट्रांगली उन्हें डील करना पड़ेगा। और तब से लैन शिचैन, नी मिंजे और विंग शांति से छुप के काम करते थे, जिसके बारे में उन्होंने मैडम यू को भी नहीं बताया था। इसलिए विंग थोड़ा सा अपने आप को काम करते हुए बोलता है, हाँ मैं लैन शिचैन से मिला था, बट हाँ मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उनकी आर्मी में क्या हो रहा है। शायद कोई और आपको इस बारे में बता सकता है। चिंता मत करो, मेरा एक जासूस है जो वेंस के साथ रहता है, बहुत जल्दी मैं उससे सब कुछ पता कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें इस समय यहाँ से दूर भेज रही हूँ। जल्द से जल्द हमें आर की तैयारी करनी है और तुम तब वहाँ जाके सब कुछ पता करो। आज ही इसी वक्त तुम
इलिंग के लिए जा रहे हो नीमिंजे से मिलने। मैंने नीमिंजे को इलिंग के लिए बुला लिया है। तुम नीमिंजे और जिनजुशान तीनों मिलकर डिसाइड करो कि हमें कब ये वॉर करनी है। क्या आपने जिनजुशान से भी बात की? हाँ, उसके फादर जिन गौनशान वैन रोहान से मिले हुए हैं, और उसके बाद भी आपने क्यों जिनजुशान से बात की? अब विंग थोड़ा परेशान होते हुए मैडम यू से पूछ रहे हैं, जिस बात पे मैडम यू और विंग को और घूरते हुए बोलती हैं, क्या बात है, अब तुम मुझसे सवाल भी पूछने लगे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती जिन गौनशान कितना गिरा हुआ है, या जिन गौनशान और वैन रोहान ने मिलकर ही लैंड क्लैन को बर्बाद किया था? मैं बहुत अच्छे से सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जिन जुशान ऐसा नहीं है। और तुम भी अच्छे से जानते हो कि जिन क्लैन सिर्फ पैसों में ही आगे हैं, पर आर्मी उसके पास कुछ नहीं है। एक तरीके से जिनसे हमें पैसे की ज़रूरत है, और जिन जुशान हमारा साथ देने के लिए मान गया है। वो खुद वैन रोहान और वैन रोहान के बच्चों से चिढ़ता है। वो हमारा साथ अपने फादर के अगेंस्ट जाके देने को तैयार है। मैं क्यों मना करती उसे? इस कारण मैंने उसे हाँ कर दी है। और तुम अच्छे से जानते हो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, पर एक तरीके से सिपाहियों की कमी नहीं है, लेकिन हथियारों की कमी है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उन्हें वो महंगी महंगी सॉर्ड और हथियार दिलवा सके। इसी कारण हमें जिनजुशान को अपने साथ लेना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैडम यू सोच समझ के ये डिसीजन ले रही है। विंग को पता है, वो ये भी जानता है कि मैडम यू की एक एक बात सही है। हाँ, उसके पास पावर है, लोग है, लेकिन हथियार नहीं है। कहीं ना कहीं बिना हथियार के वॉर नहीं होती, तो हथियारों के लिए पैसा होना ज़रूरी है, जो शायद उसे जिन क्लैन से मिल सकता है, इस जिन जुशान से। इसलिए विंग मैं अग्री हो जाता है। कहीं ना कहीं आज विंग का मन वांग जी को यहाँ अकेला छोड़ के जाने का नहीं था, लेकिन अभी वो अपने लक्ष्य से एक तरह से ध्यान नहीं भटका सकता, क्योंकि उसके लिए ये वॉर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन वैन रोहान का सूरज को डुबोना भी बहुत ज़रूरी है। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। आई होप आपको मेरा ये शागवान फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।